यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस या ऐसी कोई ऑटोइम्यून बीमारी है तो क्या आप सेफी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बट विथ प्लानिंग। आइए इसके बारे में समझते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रूमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि आप तक रूमेटिक डिसीजेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी पहुंचे एंड उससे आपको आपकी हेल्थ और आपके रूमेटिज्म को काउंटर करने में हेल्प। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, रूमेटिक बीमारियां बहुत बार यंग लोगों में होती है। यंग महिलाओं में जब ये बीमारी आती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई या और बीमारियां, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो है प्रेगनेंसी के बारे में। क्या तो इसे दो तीन तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला, क्या ऑटोइम्यून बीमारी, रोमैटिक डिसीज होते हुए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई होते हुए प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है? द आंसर इज यस, बट आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। आई रिपीट, अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ योर रूमेटोलॉजिस्ट ये किया जा सकता है। बट इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला तो डायग्नोसिस सही एस्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरा, जो बीमारी है, रूमेटॉइड हो, एसएलई हो, इसे दवाइयां सही देके पूरी तरह से कंट्रोल में लाना चाहिए। हम यूजुअली कहेंगे कि एटलीस्ट 6 महीना भी डिसीज कंट्रोल में रहे। 6 महीने तक पेशेंट का एसएलई ठीक है, रूमेटॉइड कंट्रोल में है, उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में सोचा जाए। ये ऑफकोर्स केस टू केस डिफर कर सकता है, बट एवरेज में बता रहा हूं 6 महीना हम चाहेंगे कि भाई डिसीज कंट्रोल में रहे। एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे है कि दवाइयाँ क्या चल रही है। जो दवाइयाँ है, जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा उसमें से कुछ दवाइयाँ चल सकती है, कुछ बंद करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए भी प्लानिंग की जरूरत है कि रूमेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके सोच के डिस्कस करके फिर प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। एक तो सवाल, क्या प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है? आंसर इज यस। दूसरा, अगर डिसीज एक्टिव थी और प्रेगनेंसी हो गई तो क्या? तो रिस्क बढ़ती है। अगर डिसीज एक्टिव थी, जैसे कि ल्यूपस, और प्रेगनेंसी हो गई तो मदर के हेल्थ को रिस्क है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, खुद ल्यूपस की एक्टिविटी बढ़ना, जो ल्यूपस किडनी में डैमेज कर रहा है या दूसरी चीजें कर रहा है वो बढ़ जाना, और इसके वजह से बेबी को भी हार्म होना, जैसे कि मिसकैरेजेस होना, ये भी पॉसिबल है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, डिसीज वेल कंट्रोल्ड होना जरूरी है। एक और रिस्क जो रहेगी वो है दवाइयाँ खुद। तो ये बहुत बहुत लोगों को कंफ्यूज करने वाला इशू है कि क्या रूमेटिक बीमारी की दवाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलनी है? कुछ नाम मैं लेने वाला हूं उन दवाइयों के जो रिलेटिवली सेफ है, मतलब आपके रूमेटोलॉजिस्ट के मॉनिटरिंग के अंडर ये दवाई आप ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है उस समय भी। कॉमनली यूज दवाइयाँ है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये यूज की जा सकती है, सल्फासालाजीन, अजाथाइप्रिन, एंड अगर जरूरत पड़े तो लो डोज ऑफ स्टेरॉइड भी यूज किया जा सकता है। अगेन, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बाय योर रूमेटोलॉजिस्ट, और इसे हम कस्टमाइज करेंगे आपकी जरूरत और आपकी बीमारी के हिसाब से। बट कुछ दवाइयाँ हैं जो हम बिल्कुल नहीं देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनफैक्ट इनमें से कुछ है जो हम 3 महीने पहले या उससे भी पहले रोकना चाहेंगे, बिफोर यू कंसीव, मतलब प्रेग्नेंट होने के पहले ही हम इन दवाइयों को बदलना चाहेंगे। वो है मीथोट्रिक्सेट, वो है अदर मेडिसिन लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, लेफ्लोनामाइड। इनको तो शायद हम कभी ना दे, 6 महीना, साल, 2 साल पहले भी हम चाहेंगे कि ये दवाई ना दी जाए। सो इनमें हर दवाई के अपने अपने अलग रेगुलेशंस है, और आपके डॉक्टर आपको हेल्प कर सकते हैं टू प्लान कि ये दवाई दे या ना दे, और अगर दी है तो कब रोका जाए। क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर रूमेटोलॉजिस्ट इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल। आप अपने डॉक्टर से खुल के इसके बारे में डिस्कस करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको शायद ये मालूम ना हो कि आपकी कौन सी दवाई चल रही है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट और आपके रूमेटोलॉजिस्ट, इनमें कनेक्शन, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको एक्टिवली सीक आउट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में बात हो या कम्युनिकेशन ओपन रहे। तो आप उन डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेट्रिशियन को पता है कि आप क्या दवाई ले रहे हो और वो सेफ है, और रूमेटोलॉजिस्ट वो चाहते हैं कि आप वो दवाई कंटिन्यू करें। बिना रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए इन दवाइयों को अचानक छोड़ देना भी डेंजरस हो सकता है। फिर आखिरी सवाल है, क्या होगा अगर किसी पेशेंट का एसएलई या रूमेटॉइड वेल कंट्रोल था, दवाइयाँ भी एडजस्ट की गई थी और प्रेगनेंसी हुई, क्या ये बीमारी बढ़ेगी? इसका आंसर वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीमारी कम ही हो जाती है, इसलिए कम दवाई से बात भी बन जाती है। हाँ, डिलीवरी के बाद बहुत बार फ्लेयर अप, मतलब बीमारी बढ़ के आती है। ल्यूपस ऑन द अदर हैंड सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ भी सकती है, इसलिए वॉचफुल मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है।
एक बीमारी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसके बारे में आप एक अलग वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ा देती है। तो पेशेंट्स को कभी 1, 2 या 3 या ज़्यादा मिसकैरेजेस हो सकते हैं, मतलब अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो सोचने की ज़रूरत है कि क्या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, वो तो नहीं। अब क्या अगर प्रेगनेंसी प्लान करे तो कोई टेस्ट करने की जरूरत है? ये केस टू केस डिफर करता है, कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है जो मैं सबको बताऊं, बट हाँ कुछ टेस्ट ऐसे हम जरूर करते हैं जो देखना चाहते हैं कि डिसीज एक्टिव है या नहीं, एंड क्या बच्चे को, बेबी को कोई रिस्क है या नहीं। ये सब कुछ प्लान किया जा सकता है बाय अ रूमेटोलॉजिस्ट। सो आई रिपीट, इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, प्लीज गो अहेड अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ योर रूमेटोलॉजिस्ट। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर लिख के भेजिए। नमस्कार, जय हिंद।